दो पूर्व के प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जो न केवल प्रधानमंत्री पद में रहे और उन्होंने देश का नुकसान किया। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनमें से कुछ प्रधानमंत्री के बारे में आज भी कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिनसे कि उनको नाम लेते समय लोग कुछ अलग से तरीके से सोचने लगते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज़ को आज भी लोग आलोचनात्मक तरीके से देखते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए कदम जो है विदेश नीति के उठाए गए कदम देश को काफ़ी भुगतने पड़े। और इसी तरह से इंदिरा गांधी जी को हमेशा याद किया जाता है इमरजेंसी के लिए। लेकिन इनके अलावा भी दो पूर्व के प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जो न केवल प्रधानमंत्री पद में रहे और उन्होंने देश का नुकसान किया, बल्कि यदि विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रहे तो उन्होंने उसके रहते हुए भी देश का काफ़ी नुकसान किया। आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जो है देवगौड़ा सरकार में पहले विदेश मंत्री रहे। वो कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के थे और कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते थे। इंद्र कुमार गुजराल के विदेश मंत्री रहते हुए पाकिस्तान की उन्होंने काफ़ी कुछ मदद की, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा इस तरह के काम किए गए जिसमें पाकिस्तान को इन्होंने एक ऐसा समझौता कराया जो हमेशा याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान आतंक से पीड़ित देश है, और साथ में एक समझौता ऐसा कराया पाकिस्तान के साथ जिसमें ये कहा गया कि भारत आगे से केमिकल हथियार नहीं रखेगा। जबकि इनके कार्यकाल से पहले जितनी भी बातें रहीं, भारत ने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने केमिकल हथियार जो है बनाए हुए हैं। लेकिन इनके द्वारा की गई ट्रीटी से ये साबित हो गया कि भारत झूठ बोलता रहा और केमिकल हथियार समाप्त करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ जब ये प्रधानमंत्री रहे तो अमेरिका के दौरे पर जब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले तो उस पीरियड में एक ऐसे डिसीजन लिए गए जो अमेरिका के प्रभाव और पाकिस्तान के प्रभाव में, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये विदेश नीति के तहत था, बल्कि उनकी अपनी विचारधारा के अंतर्गत था। उन्होंने विचारधारा के अंतर्गत पाकिस्तान को मदद करने के लिए अमेरिका के बदरहस्त एक आदेश दिया अपने देश में कि PMO ऑफिस में पाकिस्तानी डेस्क हटा दिया जाए जो खुफिया तंत्र का था। इसके साथ साथ उन्होंने रॉ को भी नेस्तनाबूद करने की शुरुआत कर दी और एक हफ्ते के अंदर उन्होंने सारे पाकिस्तानी डेस्क जो खुफिया एजेंसी में था, और जहाँ तक हमारे देश का सवाल था, OIC देशों में हम जो लोग अपना खुफिया तंत्र बनाए हुए थे उन सब का भी उन्होंने उनको बंद करा दिया और धीरे धीरे रॉ को भी कमज़ोर करते हुए हमारे लगभग 100 एजेंट विभिन्न देशों में मार दिए गए, क्योंकि हमारा तंत्र कमज़ोर कर दिया गया था। और न केवल कमज़ोर किया गया था बल्कि उसको बंद होने की स्थिति में आया था। इंद्र कुमार गुजराल ने रॉ के लोगों को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू किया। ये एक ऐसी सोची समझी साजिश थी जो किसी भी प्रधानमंत्री काल में ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक नीति के तहत फेल हुए थे। मुझे लगता है कि वो एक षड्यंत्र के तहत एक ऐसा काम हुआ जिसमें हमारे देश में विभिन्न भागों में और डिफरेंट कंट्रीज़ में जब हमारे देश के विरुद्ध साजिशें होती रहीं और धमाके होते रहे हमारे देश में, तो हमारा देश क्योंकि खुफिया तंत्र खो चुका था और रॉ जैसी संस्था को कमज़ोर कर चुका था, तो हमारा देश देखता ही रह गया। ऐसी स्थिति में 1997-98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आते ही इस कार्य को किया और खुफिया तंत्र फिर से खड़ा करना शुरू करा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 98 से लेकर 2001 तक का देश ने बहुत बुरा वक्त देखा, क्योंकि उस अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में क्योंकि खुफिया तंत्र को एक बार को नेस्तनाबूद करने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन फिर से बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब तक बनाती रही, लेकिन उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को न केवल जो है कारगिल युद्ध झेलना पड़ा, बल्कि और भी हमले झेलने पड़े और काफ़ी कुछ हाईजैकिंग, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में धमाके लगातार होते रहे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या स्थिति है। लेकिन खुफिया तंत्र खड़ा करते करते और खुफिया तंत्र को फिर मजबूत करते करते काफ़ी समय लग गया, लेकिन 2004 में फिर सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की चली गई। इसके बाद फिर एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी आई, उसका नाम है मनमोहन सिंह। हालांकि मनमोहन सिंह की छवि इस तरह की बनी हुई है कि वो बेहद ही सज्जन इंसान थे
और बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत कम बोलते थे। लेकिन मनमोहन सरकार के अगर आप कार्यकाल को उठा के कोशिश करें तो वो एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे पूरे संसार में या पूरे देश में कि उनको प्रधानमंत्री तो पद पर बैठाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री पद के बैठने के साथ साथ एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना दिया गया था, जिसमें मिसेस राजमाता सोनिया गांधी जो उसको हेड करती थी, और मनमोहन सिंह एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे, और राजमाता के द्वारा ही फाइल्स पीएमओ की जाती है। ये संजय बारू ने अपनी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में, जिस पर एक फिल्म भी बनी, उन्होंने इसको लिखा कि मनमोहन सिंह किस तरह से सरकार चला रहे थे। मनमोहन सिंह ने न केवल राजमाता के आदेशों को पालन किया, बल्कि उन्होंने चाइना को भी काफ़ी सपोर्ट किया राजमाता के कहने से, और पाकिस्तान और मुस्लिम देशों को काफ़ी समर्थन मिला। पाकिस्तान के जितने भी कलाकार थे उस मनमोहन सरकार में एक मेहमान की तरह से आते थे, और उनको काफ़ी कुछ सुविधाएं देकर अयाशी बन कराकर जो है बॉलीवुड के लोगों के साथ मिक्सअप कराकर इस तरह से कराया जाता था कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर फ्रीली आते थे। उनके खुफिया तंत्र उनका काम नहीं करता था उनके ऊपर, उनको रोक दिया जाता था कि उनके बारे में कोई सीक्रेट रखा जाए। जबकि पाकिस्तान के जितने भी कलाकार इस देश में आते थे उनकी सेवा भगत में लगाया जाता था, और वो पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आकर मॉड्यूलर फिट कर जाते थे, और आईएसआई के एजेंट यहाँ पर धीरे धीरे इस देश में बनते गए, और मनमोहन सरकार में तमाम धमाके होते रहे। लेकिन मनमोहन सिंह जो है चुप रहे, वो केवल राजमाता को फॉलो करते रहे। कोई भी फाइल अगर जाती थी तो कहीं पर राजमाता के बिना आदेश नहीं होता था। एक बार पत्रकारों की टीम में मनमोहन सिंह ने एक ट्रेनी पत्रकार का जवाब इसलिए नहीं दिया कि वो हिंदी में बात कर रहे थे। मनमोहन सिंह ने उनको कहा कि क्योंकि आप हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे या तो इंग्लिश में देना है या उर्दू में देना है। मनमोहन सिंह उर्दू के ज्ञाता थे, और उन्होंने अपनी जो सदायाश्ता दिखाई, उस पर्दे के पीछे उनके बहुत सारे काम थे। उन्होंने अपने सारे बच्चों को अमेरिका के तमाम संस्थाओं में अच्छे अच्छे पद दिलवाए, और इसके साथ साथ राजमाता के कहने पर हमेशा मनमोहन सिंह के नाम से जाने जाते रहे, और ऐसे काम किए जिसका कि खामियाजा पूरा देश आज भी भुगत रहा है। लेकिन मनमोहन सिंह को उनके वित्त मंत्री रहते बहुत कुछ नाम से जाना जाता है कि उन्होंने काफ़ी आर्थिक सुधार किए, लेकिन इसके बारे में भी लोगों को गलतफहमी है। आर्थिक सुधार इस वजह से हुए थे क्योंकि वहाँ पर जो विश्व बैंक की शर्तें लग गई थी कि आपको अपना घर, अपना देश आपको विदेशी निवेशकों के लिए खोलना पड़ेगा। तो ये जो आर्थिक सुधार की बात कही जाती है वो भी अंडर कंपल्सन थी। जब वित्त मंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने आर्थिक सुधार किए, वो उस समय सोनिया गांधी का बदरस नहीं था, लेकिन आर्थिक सुधार एक नीति के तहत किए गए थे, विश्व बैंक के डायरेक्शन के अंतर्गत किए गए, जिसका श्रेय हमेशा मनमोहन सिंह को दिया जाता रहा। मनमोहन सिंह कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़े, और वो राज्यसभा से हमेशा चुने गए आसाम से, जबकि वो पाकिस्तान से माइग्रेटेड, हिंदुस्तान के पाकिस्तान टुकड़े से माइग्रेटेड थे, और वो आसाम से चुने जाते रहे, और वो कभी भी कोई एक चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। लेकिन एक भी ये भी सच है कि वो अपने जीवन काल में किसी एक पद पर हमेशा बने रहे, कभी पद मुक्त नहीं हुए, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया गया। उसके पीछे भी राज ये था कि वो राजमाता के फॉलोअर थे, और राजमाता के कहने पर किसी भी कीमत पर जा सकते थे। उनके दौरान उनकी ये स्थिति थी कि जब भी कोई विदेश राष्ट्राध्यक्ष आते थे तो वो प्रधानमंत्री से सेकंड टाइम मिलते थे, फर्स्ट टाइम एनएसी के चीफ सोनिया गांधी से मुलाकात करते थे, ये सबको पता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री ने इस देश का कैसे नुकसान किया होगा ये आपको जाना जा सकता है कि ये ना केवल हम लोग उनकी जो सहृदयता दिखती थी उस पर हम कायल रहते हैं और मनमोहन सिंह के बारे में बड़ी श्रद्धापूर्व बात करते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह के द्वारा जो मौन रहकर बहुत सारे काम अन्य के द्वारा किए गए उनके प्रधानमंत्री काल में, वो देश हमेशा याद रखेगा। उनके नुकसान हमेशा देश भरपाई करने में काफ़ी टाइम लगाएगा। ऐसे थे हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्री। जबकि कुछ ही प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की जाती है, इन दो प्रधानमंत्री के बारे में नेगेटिव बहुत कुछ लोगों को नहीं पता है, जिसका कि जिक्र मैंने आज आपके साथ किया है। आइए हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।